गुड मॉर्निंग क्लास 9। तो मेघ आए कविता में पढ़ा रहे थे और यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे, पिछले वीडियो देखिएगा। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भगे, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी फिटके, घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बंधन के संवर के। बूढ़े पीपल ने, यहाँ से पढ़ना है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद खुद लेने, अकुलाई लता ऊँट हो की बात की। मेघ पास आ गए। गांव के बाहर जो सबसे बूढ़ बुजुर्ग, सबसे बड़ा बरगद का पेड़ था, पीपल का, माफ कीजिए, पीपल का पेड़ था, उम्र दराज, सबसे ज़्यादा पुराना था, सबसे बड़े उम्र का था। उसने गर्दन को झुका करके, अपने सिर को झुका करके, कमर को झुका करके मेघ रूपी दामाद का अभिवादन किया, नमस्कार किया, उनका स्वागत किया। और जब दामाद मेघ घर तक आ गए, ड्योढ़ी तक आ गए, ड्योढ़ी यानी बैठक, बैठक यानी ड्राइंग रूम। पहले ज़माने में ड्राइंग रूम नहीं होता था, पहले ज़माने में एक बाहर उसारा होता था, खुला कोठियार टाइप का, उसके बाद उसके बीच में घर में जाने का रास्ता हुआ करता था और बगल में एक कमरा हुआ करता था, जिससे बैठक कहते थे। तो मान लीजिए बैठक उसारे तक पहुँच गया हमें दमाद, और केवाड़ की ओट में एक लता है, लता जो सूखती रही है और जो किवाड़ की ओट से निकल करके छत के ऊपर तक जा रही है। कवि ने कल्पना की है, मानो किवाड़ की ओट में शर्म के कारण छिप करके लता रूपी नायिका ने, लता रूपी पत्नी ने अपने मेघ रूपी पति को कहा, ये उलाहना दी, उसे ये ताना मारा, प्रेम से मीठा ताना मारा, ऐसा ताना नहीं कि कष्ट हो, ऐसा ताना मारा जिसमें अपनापन का एहसास हो, और ये कहा, अरे आपने बहुत 1 साल के बाद मेरे को ढूंढी है, 1 साल के बाद आपको मेरी याद आई, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? और याद आती तो आप जरूर चले आते। 1 साल हो गया आपको मिले हुए 1 साल के बाद आप आए हैं। बरस बाद खुद लेने, बरस बाद यानी वर्ष भर के बाद, साल भर के बाद, सुध लेनी यानी खोज खबर लेनी आपने ली है। बोली अकुलाई लता ओट हो की बात की। किसने कहा? कौन बोला? वो लता बोली जो अकुलाई थी और किवाड़ के पीछे छिप करके, ओट हो किवाड़, ओट मतलब पीछे छिप करके, ओट में छिपना, किवाड़ मतलब दरवाजा, दरवाजे के पीछे छिप करके अकुलाई लता ने बोला। लता क्यों अकुलाई थी? पहला कारण ये था कि लता पानी न मिलने के कारण, सूखने के कारण, बिना पानी के कारण वो व्याकुल थी, अकुलाई थी, मुरझाई थी, सूखने के कगार पे थी। और दूसरा, लता रूपी पत्नी ने अपने पति, मेघ रूपी पति के वियोग में कुम्हाई हुई थी, उसका मुंह उतरा था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यह दोनों है, वियोग के कारण उसका पति उसके पास 1 साल से नहीं था, 1 साल से उसने अपने पति का मुख ही नहीं देखा था। उस समय में सेलफोन, मोबाइल फोन नहीं होते थे जबकि कविता है ये, तो इसलिए अकुलाई थी। और अकुलाई लता पेड़ की ओट में क्या बोली? अकुलाई लता पेड़ की ओट, अकुलाई लता किवाड़ की ओट में होकर के बोले, अरे आपको तो मेरी याद 1 साल के बाद आई है, बहुत याद करते थे आपको आज मेरी याद नहीं आती थी, मुझे पता है। ठीक है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, और जो तालाब था, ऐसा लगता है कि तालाब एक बड़ी सी परात में पानी को भर करके ले आया हो। और पानी का परात क्यों? जिससे मेघ रूपी दामाद के पैरों को धुला जा सके, पैरों को धो करके सम्मान करने की प्रथा सब में है।
जैसे मेघ रूपी दामाद के पैरों को धुला जा सके। मेघ आए बन ठन के संवर के, और मेघ कैसे आए? बहुत बन ठन करके आए, सज संवर करके आए। अब आगे चलते हैं, क्या हुआ? क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु छलके, मेघ आए बड़े बंधन के संवर के। क्या हुआ जी? अब जब मेघ आकर के आकाश में उमड़ घुमड़ करके पूरे गांव पर छा गए हैं, और लता रूपी पत्नी दरवाजे की ओर से ऊंची उठती हुई मकान के छज्जे तक पहुंच गई है, और छज्जे को उसने ढक लिया है। ऐसा कभी तो लगता है कि मकान की छत पर लता रूपी पत्नी और मेघ रूपी पाहुन यानी पति का भी दामाद का मिलन हो, एक दूसरे से मिले। कहाँ मिले? अटारी पर, छज्जे पर। कभी की कल्पना देखिए, बेल जो है वो नीचे से उगती हुई ऊपर छत की हो जा रही है, और बादल आ घा के उमड़ घुमड़ करके आकाश में छा गए हैं। तो नीचे से कभी को ऐसा लगता है कि बादल रूपी पत्नी और मेघ रूपी पति का एकांत में मिलन छत पर हुआ, और छत पे जब मिलन हुआ तो दोनों के मन में जो गांठ थी, दोनों के मन में जो भ्रम था, दोनों के मन में जो संदेह था, बादलों को क्या संदेह था? बादलों को ये संदेह था कि संभवतः मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, इसलिए वो मायके में है और वहाँ खुश है, और संभवतः मुझे मेरे ससुराल के लोग भी नहीं मानते, मेरी इज्जत नहीं करते। ये बादल के मन में संदेह था। वहीं दूसरी तरफ मेघ लता रूपी पत्नी के मन में क्या संदेह था? लता रूपी पत्नी के मन में संदेह था कि शायद मेरे पति मेघ मुझसे प्रेम नहीं करते, उन्हें मेरी ख्याल नहीं है, उनको मेरी याद ही नहीं आती, और इसीलिए उसको मेरा शुद्ध बुद्ध लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये संदेह उसके मन में था। लेकिन जब दोनों का मिलन हुआ छत पर एकांत में, बादल आकाश में थे और लता जो थे वो ड्योढ़ी की किवाड़ से सट करके ऊपर छत की ओर चली गई थी और छत में फैली थी। तो कवि की कल्पना है कि मानो मेघ और उस लता का मिलन हो रहा, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जब वो दोनों मिले तो भ्रम की गांठ खुल गई। मेघ आए क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज वो स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। क्षितिज उस स्थान से लेकर के जहाँ धरती आकाश मिलते हैं, और अटारी अर्थात मकान की छत तक गहरा गई है, अर्थात बादल छा गए हैं, और बादलों के अंदर बिजली कड़क रही है। दामिनी दमकी, दामिनी मतलब बिजली, दमकी मतलब कड़कना, दामिनी कड़क रही है, और हृदय के अंदर दामिनी कड़क रही है। इसका अर्थ ये है कि हृदय में अनेक विचार चल रहे हैं, प्रेम का उदय हो रहा है। तो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई है भरम की। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मन में जो गांठ थी भ्रम की, मेरे मन में जो भ्रम था वो खुल गया है, वो दूर हो चुका है। दोनों के मन में जो भ्रम था वो दूर हो चुका है। दामाद को बड़ी इज्जत हुई, बड़ी इज्जत मिली, उसकी पत्नी ने भी उसको प्रेम किया, उसके व्याकुल थी। तो दामाद के हृदय में जो संदेह था वो भी समाप्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो लता रूपी नायिका यानी पत्नी के मन में संदेह था कि मेरा मान जान नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है, वो भी मेघ के आने से पहले उसकी साफ सफाई के कारण वो खत्म हो गया था। तो क्षमा करो गांठ खुल गई है भरम के। और क्या था जी? बांध टूटा
दोनों ने जो से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में जो भ्रम की गांठ थी, भ्रम का जो बीज था वो दूर हो गया है। और क्या हुआ, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढल के। अब दोनों के मन में जो प्रेम का उदय हुआ, उससे आंखों में आंसुओं को रोकने वाला बांध टूट गया और प्रेम के कारण, मिलन के कारण दोनों के आंखों से आंसू ढर ढर ढरकने लगे। और कहते हैं सक्सेना जी कि मेघ आए बड़े बंधन के संवर के। सक्सेना जी कहते हैं कि मेघ ऐसे ही नहीं चले आए, मेघ बहुत बंधन के आए हैं, बहुत संवर के आए। इस तरह आपकी ये कविता संपूर्ण हुई। इसको पढ़ लीजिएगा, दोबारा पढ़िए, स्वर के साथ पढ़िए, अर्थ को याद रखिए, ताकि इससे कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको हल कर दें। प्रश्न क्या उठते हैं? प्रश्न होंगे, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर किससे जुहार की? नंबर 1, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर क्या जुहार की? तो किससे जुहार की? इसका उत्तर है मेघ रूपी पाहुन, मेघ रूपी पाहुन की जुहार की। क्या जुहार की? आइए, आप बड़े दिन बाद आए हैं, आइए पधारिए। यही तो थी। इस तरह के प्रश्न हैं। तो ठीक है जी। अब रिवीजन वर्क में सोहालाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता का थोड़ा सा पढ़ा देते हैं आपको। और इनकी रचित कविता है वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। ठीक है। ऊंचा खड़ा हिमालय वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। नीचे चरण तले पर मृग सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। पग पग छटा निराली पग पग चहर रही है। जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। वह जन्मभूमि मेरी वह स्वर्णभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी वह स्वर्णभूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। तो द्विवेदी जी कहते हैं मेरी वह जन्मभूमि है, वह मेरी मातृभूमि है, जहाँ पर संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय आकाश में अपना सिर ऊंचा किए खड़ा है। और ऐसा लगता है कि उसका सिर या सिर पे रखे जाने वाला मुकुट मानो आकाश को स्पर्श कर रहा हो। और इसी हिमालय पर्वत की तरह यहाँ के लोगों के आदर्श विचार भी उन्नत हैं, ऊंचे हैं। हिमालय पर्वत की तरह उनका हृदय भी दृढ़ है, दृढ़ संकल्पित है। और वही मेरी मातृभूमि है, जहाँ उत्तर में पर्वतराज हिमालय इसकी रक्षा करता है। यहाँ के लोगों का धीरता, वीरता, गंभीरता हिमालय की तरह है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर मृग सिंधु झूमता है। और उस महान भारत भूमि के चरणों में समुद्र मानो खुशी से झूमता हुआ प्रतीत होता है। खुशी खुशी भारत भूमि के चरणों को पखार लेना चाहता है, उसे छू, उसे स्वच्छ कर लेना चाहता है, धो लेना चाहता है। इतनी महान भारत की भूमि है, सागर भी जिसका चरण पखारे, चरण धोए। और यहाँ अर्थात
जन्मभूमि से लोगों का हृदय सागर के समान गहरा है, सागर के समान गंभीर है, धीर है। गंगा यमुना त्रिवेणी, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। इस भारत भूमि के हृदय पर, हृदय नहीं समस्त शरीर पर, हृदय पर तो गंगा यमुना सरस्वती नामक त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमगा रही हैं, लहरा रही हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने 3 वर्ण की हार पहन रखा हो। गंगा जी का रंग सफेद है, हीरे के समान, हीरों का। यमुना का श्यामल है, श्याम वर्ण, कोई रत्न है उसके समान। और सरस्वती का रंग लाल है। तो त्रिवेणी 3 नदियों का समूह या 3 नदियों की बेड़ी। आपने बेड़ी देखी है, 3 भाग होते हैं उसके, 3 शाखाएं होती हैं, इसको पूछा जाता है। तो गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। इस भारत भूमि के हृदय पर गंगा यमुना और सरस्वती नाम की 3 नदियां लहरा रही हैं। हृदय प्रदेश पर शोभायमान है और तमाम सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां हर जगह लहराती हैं। इकबाल ने कहा भी है, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, जिसकी गोदी में हजारों नदियां खेलती हैं। यही भाव है कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। पग पग छटा निराली, जगमग छटा निराली, पग पग चहल रही है। और इससे क्या है, ये सुंदरता जगमगा रही है। मानो प्रत्येक पग पर, प्रत्येक स्थान पर ये बिखरी पड़ी हैं, छह रही है। वह जन्मभूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कभी कहते हैं कि वह मेरी पुण्य भूमि मेरी है, जहाँ पर पुण्य बसता है, जहाँ के लोग सभी पुण्यात्मा हैं, अच्छे कर्म करते हैं, किसी को सताते नहीं, किसी को धोखा नहीं देते। वह पुण्य भूमि मेरी, वह धर्म भूमि, और वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह भूमि जो सोने के समान सुनहली है। कैसे? जब इस भूमि के खेतों में फसलें उगती हैं, फसलें लहलहाने लगती हैं और सूर्य की किरण जब उस फसल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वो सोने की फसल लहरा रही है, सुनहरी। दूसरे अर्थ में प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर पग पग में भगवान ने प्रॉस्पेरिटी बिखेरी है, धन बिखेरा है। चाहे वो कृषि के रूप में हो, चाहे वो खदानों के रूप में हो, चाहे वन संपदा के रूप में हो, चाहे यहाँ के लोगों की कारीगरी हो। तो इसीलिए कवि कहता है, यह स्वर्ण भूमि मेरी, यह सोने के समान कीमती मेरी भूमि है, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। ओके, तो फिर बाद में करते हैं।